हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और ये सेक्टर किससे रिलेटेड होने वाला है? तो ये सेक्टर हमारा रिलेटेड होने वाला है ज्वेलरी सेक्टर। बेसिकली आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड जो है वो हमेशा से, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो भी ज्वेलरी की जो डिमांड है वो हमेशा से बनी रही थी। और आने वाले टाइम में भी जो ज्वेलरी की डिमांड है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्वेलरी को एज अ इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है, जो मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर हायर क्लास फैमिली हो। और साथ ही साथ में ज्वेलरी आपको पता है कि इंडियन ट्रेडिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करता है। इस वजह से पहले क्या था, तो पहले एक समय था जब इंडिया में जो ज्वेलरी खरीदने के लिए लोग जाते थे ना, वो आपको शॉप्स में जाते थे। और शॉप्स में जब जाते थे तो ये पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट था, और अनऑर्गेनाइज का जो मार्केट शेयर था वो ऑब्वियसली कुछ समय पहले तक पूरा 100% था। पर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जैसे कि तनिष्क हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, स्काई गोल्ड हो गया, आपको यहाँ पर पीएनजी ज्वेलर्स हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, वो धीरे धीरे जो है ना अपना मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर रही हैं। और अभी ये बढ़ते बढ़ते आपको 38% पर पहुँच चुकी है। यानी कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो मार्केट शेयर है वो आपको 38% पर पहुँच चुका है। और आने वाले टाइम में जो है ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो मार्केट शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइज प्लेयर का मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उससे आपको यहाँ पर एज अ रिटेल इन्वेस्टर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स इन ज्वेलरी सेक्टर, यानी कि ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड 3 यहाँ पर हम बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि तीनों जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। वीडियो किसी भी तरह के किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो जाकर के आप हमारे वेबसाइट investingshalla.com पर एक बार विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरा ज्वेलरी सेक्टर का जो मार्केट साइज़ है ना, वो आपको कितना है। तो ये छोटा मोटा मार्केट नहीं है इंडिया में, ऑब्वियसली अभी भी ये मार्केट बहुत बड़ा है। और अगर आप इसको साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो ये $90 बिलियन का ये मार्केट है करंटली इंडिया में। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 5 साल के बाद 2030 तक ये जो मार्केट है वो आपको बढ़ करके $150 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर में इस पूरी इंडस्ट्री में आपको कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर $60 बिलियन का जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और $60 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इसको CAGR के हिसाब से बताऊँ तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो इंडस्ट्री है वो आपको 5 to 6% के CAGR से इसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर सारा डेटा आप देख सकते हैं कि द ज्वेलरी मार्केट साइज इन इंडिया इज वैल्यूड अप्रॉक्सीमेटली 90 to 91 बिलियन डॉलर इन 25। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड 145 to 150 बिलियन डॉलर बाय 2033। तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने 2030 बोला था तो उसको 2033 कर दीजिएगा। CAGR जो है आपको 5 to 6% आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो पूरा का पूरा जो ज्वेलरी सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की GDP में। तो टोटल GDP में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 7% देखने को मिलेगा। और 7% जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, मतलब छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब इंडिया की GDP में, अगर इंडिया की GDP में 100 रुपीज़ अगर कलेक्ट हो रहा है ना, तो उसमें से 7 रुपीज़ जो है ना वो आपको कहाँ से आ रहा है, तो वो आपको ज्वेलरी सेक्टर से हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कंसीडर जरूर करिएगा। बाकी जो साइज़ है वो आपको मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर आपको रैपिडली बढ़ा है, और ये भी आपको बढ़ करके 36 to 38% पर पहुंच चुका है। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर जो है आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो आने वाले टाइम में कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपको ध्यान में रखना है, तो ऑब्वियसली गोल्ड का डोमिनेंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल जो ज्वेलरी मार्केट है ना, इसमें आपको गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, डायमंड भी आता है, पर ओवरऑल पूरा का पूरा जो मार्केट है वो गोल्ड से आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर जो है वो गोल्ड ज्वेलरी का देखने को मिलता है। टोटल आपको 80 to 85%। वहीं ऑर्गेनाइज रिटेल का ग्रोथ जो है वो भी हमको काफ़ी मैसिव तरीके से देखने को मिल रहा है। बाकी फर्दर देखेंगे तो जिस तेज़ी के साथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपको यहाँ पर बढ़ी है। और ये जब डिस्पोजेबल इनकम आपको बढ़ती है तो उससे क्या होता है, तो उससे गोल्ड एंड ज्वेलरी की तरफ जो है पब्लिक जो आपको जाती है, मिडिल क्लास की इनकम आपको बढ़ रही है, तो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी में आपको खर्च कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको ज्वेलरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी अर्बनाइजेशन, यानी कि जिस तेज़ी के साथ में आपको शहरीकरण हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लाइट एंड कमर्शियल जो भी आपको बेसिकली लाइट जो ज्वेलरी होते हैं ना, उसकी डिमांड आपको अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी बड़ी है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आपको पता है कि पहले जो है हम ज्वेलरी वगैरह जो है सिर्फ शॉप में जा करके लेते थे, पर अभी जो है आप फ़ोन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन से आप डिज़ाइंस को चूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में चेंज देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आपको ई कॉमर्स का एक्सपांशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो ऑर्गेनाइज प्लेयर जो मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरी इंडस्ट्री है ना वो आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री कल्चर के ऊपर में चलती है, क्योंकि इंडिया की जो कल्चर है वेडिंग्स में, फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी को कंज्यूम किया जाता है, और जब तक ये कल्चर में पार्ट रहेगा तब तक ज्वेलरी का जो सेक्टर है वो आपको ग्रो करते रहेगा। बाकी कुछ नए प्रोडक्ट की कैटेगरी भी यहाँ पर हमको लॉन्च हुई है, जैसे कि LGD हो गया, लैब ग्रोन डायमंड हो गया, आपको डेली वियर के जो स्टड ज्वेलरी वगैरह हो गया, इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और इससे भी ओवरऑल सेक्टर को जो है वो हमको काफ़ी पुश देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहला जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपको सेल्स ग्रोथ से। देखिए एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी चीज़ का रहता है ना, तो वो रहता है कि कंपनी आपको रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। कोई कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है, चाहे आपको वो सेमीकंडक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, EMS सेक्टर हो, या फिर कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन हो, किसी भी हाई ग्रोथ सेक्टर से है, पर कंपनी जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, तो ये वो हमारे लिए कोई कहीं से भी बेनिफिशियरी नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है ना वो इसी के ऊपर देना है कि कंपनी पैसा कितना जनरेट कर रही है, क्योंकि जब तक कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तब तक वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करें, पर्टिकुलर अगर आप कैटेगरी बताएंगे, तो मैं आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप के हिसाब से भी ऐसी माइक्रो कैप कंपनी जिन्होंने अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, ऐसे आपको स्मॉल कैप कंपनी जहां पर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, तो इस टॉपिक को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिख सकते हैं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है वो आपको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। रिसाइकलिंग के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि हम रिसाइकलिंग सेक्टर से रिलेटेड स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप जैसा भी आपका डिस्कशन हो वो आप सिंपली कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड है, तो हम इसके बारे में भी फर्दर डिटेल में बात कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। देखिए स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 5200 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। साइज में ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनी है तो छोटी है। सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस क्या है ना कि स्काई गोल्ड के आपको रिटेल शॉप्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि इसके बाद जितनी भी हम कंपनी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम जो इस सेक्टर की, जो ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनी है ना, उसके पास में क्या रहता है कि उनके पास में रिटेल शॉप्स है, यानी कि कंपनी के पास में टोटल 10 स्टोर्स आपको देखने को मिलेगा, टोटल 100 स्टोर्स देखने को मिलेगा अक्रॉस इंडिया में। वैसा कुछ जो बिजनेस है वो स्काई गोल्ड का नहीं है। स्काई गोल्ड का जो बिजनेस है वो बिल्कुल अलग है। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको B2B देखने को मिलता है, यानी कि जो अदर जो कंपनीज है ना उनका जो बिजनेस है वो B2C रहता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर रहता है। पर यहाँ पर जो स्काई गोल्ड का बिजनेस है वो बिजनेस टू बिजनेस है। और ये जो B2B में क्या होता है ना, बेसिकली कंपनी जो अपने डिजाइन से वो किसको बेचती है, तो वो अपने अदर सप्लायर्स को, जैसे आपको तनिष्क हो गया, आपको सेनको गोल्ड हो गया, PNG ज्वेलर्स हो गया, ऐसे जो अलग अलग कस्टमर हैं, PC ज्वेलर्स हो गया, इन सबको कंपनी जो अपने डिजाइन वगैरह बेचती है और वहां से रेवेन्यू जो है वो कंपनी आपको जनरेट करती है। बाकी सेम ऑब्वियसली कंपनी जो है ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कंपनी के बारे में आएंगे तो देखिए मोर देन 20 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी को इस इंडस्ट्री में काम करने का। 1150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको कंपनी में काम करते हैं। टोटल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको 1,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 14.4 टन पर ईयर के हिसाब से कंपनी जो है ज्वेलरीज को वो आपको डिज़ाइन कर सकती है। और कंपनी के साथ में इंडियन इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट इंडिया में और 500 से ज़्यादा ग्लोबल आउटलेट में कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कंपनी के केस में जो अच्छी चीज़ क्या है कि एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर का, जैसा मैंने आपको बताया। कस्टमाइज्ड आपको डिज़ाइन कंपनी ऑफर करती है। स्किल टैलेंट क्राफ्टमैन है, क्योंकि क्राफ्टमैन जो है ना ये पूरी इंडस्ट्री का बैकबोन है। जिस किसी भी कंपनी के पास में सबसे अच्छे और सबसे स्किल्ड क्राफ्टमैन रहेंगे वही इंडस्ट्री आने वाले टाइम में अपने कस्टमर को ज़्यादा बेटर तरीके से जो है सेटिस्फाइड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी क्योंकि इंडिया का जो ज्वेलरी मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया था ना कि फाइनेंशियल ईयर 24 का जो डेटा है उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो मार्केट शेयर है वो 38% है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 28 आते आते जो नेक्स्ट आपको 4 साल में, 3 साल में आपको 38 जो बढ़ करके नंबर है वो आपको 43 तक चला जाएगा। और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर, जो अनऑर्गेनाइज का एक समय पर जो मार्केट शेयर 90% आपको देखने को मिल रहा था वो घटते घटते 57 पर आ चुका है, और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा डिक्लाइन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो आपको ओवरऑल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। एंड द मार्केट साइज ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $19.2 बिलियन इन 2020 to $82.65 बिलियन बाय 2028
और रिफ्लेक्टिंग द CAGR ऑफ 20%, यानी कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो भले आपको 5% 6% से ग्रो कर रही है, पर ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो मार्केट शेयर है ना वो आपको कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो 20% के CAGR से हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कंसीडर जरूर करिएगा। और अभी एक समय पर ओनली 19 बिलियन $20 बिलियन का मार्केट था और ये आपको बढ़ करके $82 बिलियन, यानी कि सीधा सीधा 8 साल में 4 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो पूरे का पूरा सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी स्काई गोल्ड के बारे में सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने आने वाले साल को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिया है। कंपनी ने टारगेट रखा है कि 27 आते आते कंपनी 7,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस सब चीज़ों के बारे में, नंबर्स के बारे में फर्दर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर आएंगे तो कंपनी कैपेक्स वगैरह भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपको कैपिटल इन्फ्यूजन भी हमको देखने को मिला है, बोनस वगैरह भी कंपनी ने इशू किया था। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी का जो फर्स्ट हाफ रहा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सारा डेटा जो है वो आपको यहाँ पर शेयर किया है। कंपनी का दुबई में ऑफिस वगैरह ओपन हुआ, कंपनी का सेंको गोल्ड के साथ में कोलैबोरेशन हमको देखने को मिला, कंपनी का स्पीड बैंगल्स का एक्विजिशन हमको देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर कंपनी ने अपने बिजनेस रिलेटेड शेयर किया है। वहीं कंपनी का जो कंपटीटिव एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो क्या है, तो लीड टाइम कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्केल ऑफ ऑपरेशन कंपनी का अच्छा है। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कंपनी जो इस बिजनेस में है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं। कंपनी का जो क्लाइंट्स में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों है। नेशनल बेसिस में आपको कल्याण ज्वेलर्स से लेकर के PNG ज्वेलर्स से लेकर के यहाँ पर आपको सेंको गोल्ड से लेकर के बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स है जिसके साथ कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। इंटरनेशनल लेवल में भी आपको बड़े बड़े ब्रांड्स है जिसके साथ में कंपनी ने यहाँ पर आपको वर्क कर रही है और कंपनी ने पास में वर्क किया है। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे ना तो स्काई गोल्ड के साथ में सबसे अच्छी बात है कि कंपनी आने वाले साल को लेकर के कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको फ्यूचर गाइडेंस दिया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि स्काई गोल्ड एंड डायमंड हैज़ एन अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन कैपेसिटी एक्सपांशन, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कंपनी आने वाले टाइम में जो है ना अपने कैपेक्स को इंप्रूव करेगी, साथ ही साथ कंपनी अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली है और उसके साथ साथ कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी जो है वो बढ़ाने के ऊपर में वर्क कर रही है। और ये कैसे करेगी, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कैपेसिटी एक्सपांशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो B2B बिजनेस है कंपनी का उसमें कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और कंपनी का जो प्लांट है उसको बड़ा कर रही है कंपनी और 5,40,000 स्क्वायर फीट तक लेकर के जाने का टारगेट है मुंबई वाला जो प्लांट है। और जो मंथली प्रोडक्शन है उसको कंपनी 1 टन जो अभी करंटली है ना उससे बढ़ा करके 4.5 टन पर मंथ के हिसाब से लेकर के जाने का टारगेट है बाय फाइनेंशियल ईयर 28। यानी कि सीधा सीधा आपको कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 4 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो करने वाली है आने वाले 3 साल में। अब सीधी सी बात है, जब कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी आपको यहाँ पर इंपैक्ट जरूर करेगा और रेवेन्यू में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही साथ कंपनी आने वाले साल में, क्योंकि कंपनी का अभी 25 में जो भी रेवेन्यू था ना, तो 26 में कंपनी बढ़ा करके 5,400 करोड़ पर लेकर के जाने वाली है रेवेन्यू, जो कि अभी करंटली 3,600 करोड़ के राउंड है। नेक्स्ट ईयर अगर आप जाएंगे तो 27 का कंपनी का जो गाइडेंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको 7,600 करोड़ कंपनी टारगेट कर रही है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया गया है। बाकी कंपनी का जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो आपको बढ़ाने पर कंपनी वर्क कर रही है। एक्सपोर्ट आर अ मेजर फोकस विद अ गोल टू इंक्रीज देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 12% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 टू 25% बाय फाइनेंशियल ईयर 27। यानी कि अभी जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में वो आपको 12% है और कंपनी इसको बढ़ा करके कितना करने वाली है, तो ये आपको 25% करने का टारगेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको रखा है। और कंपनी ने साथ ही साथ में कुछ सब्सिडी वगैरह भी यहाँ पर एक्विजिशन किया है इंटरनेशनल बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। बाकी कंपनी गोल्ड मेटल लोन्स पर भी काफ़ी फोकस कर रही है और इसके थ्रू कंपनी का जो डेट वगैरह है वो कम होगा और जो बोरोइंग का जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे कैपेसिटी एक्सपांशन जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर तक ही कंपनी जो है ना वो आपको 650 to 700 kg पर ईयर आपको यहाँ पर बाय द एंड पर मंथ के हिसाब से आपको ग्रो करेगा और ये प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो काफ़ी तेज़ी से आपको ग्रो करेगा। तो ये एक अच्छी पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जियोग्राफिकली एक्सपांशन पर कंपनी काफ़ी आपको वर्क कर रही है। कंपनी का फोकस है कि 25% इंक्लूड जो एक्सपोर्ट है ना वो आपको देखने को मिलना चाहिए, जो मैंने बताया था 12 से बढ़ करके 25%। और उसके साथ साथ कंपनी दुबई में अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर रही है, इस्टेब्लिश यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल रही है सब्सिडी के थ्रू। बाकी नंबर्स के ऊपर आएंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के नंबर्स आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 1,154 करोड़ से 1,745 करोड़ और उसके बाद सीधा आपको
3,548 करोड़। तो एक शानदार ग्रोथ जो है वो कंपनी के रेवेन्यू में आपको रिसेंट ईयर में देखने को मिलेगा। सीधा सीधा आपको 100% से ज़्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना ग्रोथ है, तो ये आपको 103% का ग्रोथ है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 51% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि रेवेन्यू कंपनी का अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19 करोड़ से 40 करोड़ और 40 करोड़ से आपको 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि ये पूरा का पूरा जो ज्वेलरी सेक्टर है, यहाँ पर आपको जो मार्जिन है ना वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत कम मार्जिन देखने को मिलता है। हालांकि ये इस कंपनी के केस में 4% से बढ़कर के ये 6% पर मार्जिन जरूर पहुंचा है, पर 4% 5% से ज़्यादा मार्जिन जो है वो आपको इस सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन पर आएंगे तो स्टॉक आपको यहाँ पर अंडर वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा ओवर वैल्यू है पी के हिसाब से। बाकी पेग रेशो के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी फंडामेंटल पर आएंगे तो 5,400 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी स्ट्रॉन्ग है 25 एंड 21%। वहीं डेट देखेंगे तो 814 करोड़ का डेट है और डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है 0.78। 800 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व भी कंपनी के पास में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा है। और एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट हुई है। और म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहाँ पर हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिसेंट क्वार्टर जो है ना कंपनी के लिए कैसा रहा था, तो यहाँ पर प्रमोटर, एफआईआई, डीआई तीनों की जो होल्डिंग है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। पर अच्छी बात यह है कि अभी भी इस कंपनी में इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो आपको 9.5% के आसपास है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो रेस्ट होल्डिंग आपको 38-39% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो थोड़ी रिस्की कंपनी है और कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड, इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड कंपनी की बात करते हैं जो कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है पीएनजी ज्वेलर्स लिमिटेड। और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में काफ़ी नई कंपनी है। लास्ट ईयर ये हमको आईपीओ वगैरह जो है इस कंपनी का देखने को मिला था और ये 8,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पीएनजी ज्वेलर्स ये कंपनी क्या करती है, तो ऑब्वियसली कंपनी के ज्वेलरी बेचती है, रिटेल आउटलेट्स है कंपनी के खुद के। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है ना, देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप स्मॉल कैप कंपनी के पास जाएंगे तो कोई भी इस सेक्टर की जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी है ना, क्योंकि इंडिया आपको इतना बड़ा है कि हर रीजन में, हर स्टेट में कंपनी आपको प्रेजेंस नहीं रह सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। तनिष्क वगैरह देखेंगे तो तनिष्क का जो प्रेजेंस है वो आपको अक्रॉस इंडिया है, वो आपको नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। पर जो छोटी छोटी कंपनी होती है वो पूरे इंडिया में प्रेजेंस नहीं रह सकती है। और अगर आप पीएनजी ज्वेलर्स के केस में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको महाराष्ट्र और गोवा वाला जो रीजन है वहाँ पर कंपनी आपको काफ़ी स्ट्रांगली आपको प्रेजेंस होती है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं फर्दर पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में बात करूं तो एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा जो है ना, जस्ट आपको आज अभी यहाँ पर 10 मिनट पहले जो है ये डेटा आपको निकल के आ रहा है। और ये डेटा किससे रिलेटेड है, तो ये डेटा है कंपनी के Q3 से रिलेटेड, Q3 का बिजनेस से रिलेटेड कंपनी ने यहाँ पर अपडेट यहाँ पर दिया है। रिटेल सेगमेंट डिलीवर स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 46% इन Q3 कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियसली, अकाउंटिंग फॉर 83.2% ऑफ टोटल रेवेन्यू। बाकी कंपनी ने बोला है कि कंपनी का जो नॉन रिटेल सेगमेंट है, यानी कि एक तो कंपनी का रेवेन्यू जो है ऑब्वियसली रिटेल स्टोर से आता है जो कि कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, पर उसके अलावा जो है ना कंपनी आपको नॉन रिटेल यानी कि ऑनलाइन में कंपनी काफ़ी वर्क कर रही थी, आपको पता होगा। और ई कॉमर्स में कंपनी ने मैसिव ग्रोथ दिखाया है, 138% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला। और टोटल रेवेन्यू का 5% जो है वो ऑनलाइन कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बाकी फ्रेंचाइजीज ऑपरेशन से भी कंपनी का रेवेन्यू में 12% का ग्रोथ आया है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। रेवेन्यू वगैरह देखेंगे तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,302 करोड़ देखने को मिला। लास्ट ईयर कितना था, तो लास्ट ईयर के Q3 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 2,400 करोड़ था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 900 करोड़ का जो है ग्रोथ हमको देखने को मिला। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कंपनी ने आने वाले टाइम में आउटलुक भी यहाँ पर आपको दिया है कि नेक्स्ट कंपनी बहुत सारे नए नए स्टोर्स आपको ओपन करेगी और 12 to 14 नए स्टोर्स कंपनी ओपन करने वाली है Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में। और इसके साथ साथ कंपनी का जो टारगेट है 78 to 80 स्टोर बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से, वो हमको यहाँ पर अप्रूव होते हुए या वो यहाँ पर हमको कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए पीएनजी ज्वेलर्स के साथ में सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी बहुत पुरानी है। मतलब अगर आप देखेंगे ना कंपनी की जो लेगेसी है वो मोर देन 193 ईयर्स में कंपनी बिजनेस कर रही है। महाराष्ट्र में 6th जनरेशन बिजनेस है। उसके अलावा देखेंगे तो 63 नंबर ऑफ स्टोर्स यहाँ पर आपको कंपनी का करंटली है। और हालांकि ये थोड़ा पुराना डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा मैंने आपको बताया था वो आपने प्रीवियसली हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। 32 से ज़्यादा सिटीज़ में कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। टोटल स्टोर्स का एरिया मिला देंगे तो 2,02,141 स्क्वायर फीट का एरिया है।
और उसके अलावा 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पर कंपनी में काम करते हैं। और एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, 617.8 मिलियन आपको देखने को मिलेगा। टोटल एसक्यू है, एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देख सकते हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि एक कोई बंदा आता है तो वो मिनिमम कितने का ज्वेलरी खरीदता है, तो 90,000 का ज्वेलरी जो है वो कंपनी के स्टोर से मिनिमम जो है पर इंडिविजुअल जो है वो हमको देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला था, काफ़ी पुरानी कंपनी है, रिच लेगेसी आपको देखने को मिलेगा। 1832 में कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको स्टार्ट हुआ, उसके बाद में कंपनी ने बिजनेस को एक्सपांड किया, फिर कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली। ये सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी पीएनजी ज्वेलर्स जो है वो आपको महाराष्ट्र का मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है। और महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया के कुछ, अगर आप टॉप 5 स्टेट की लिस्ट अगर आप बनाते हैं जहाँ पर काफ़ी रिच लोग हैं या काफ़ी आपको जो फाइनेंशियल फ्री लोग, या फिर आपको एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा है, इंडिया में टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट में आपको महाराष्ट्र जरूर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर इसका भी एक कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर कंपनी महाराष्ट्र के अलावा अगर बिहार में टॉप पर ये कंपनी होती तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता, क्योंकि बिहार में और महाराष्ट्र में बहुत डिफरेंस है, और सेम आपको महाराष्ट्र और उड़ीसा में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो होता है, जो स्टेट के पास में ज़्यादा पावर होता है वहाँ पर अगर कंपनी अच्छा करती है तो ऑब्वियसली उससे बिजनेस में भी फर्दर आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है, फैमिली रन बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी अलग अलग टाइप के वेडिंग एंड नॉन वेडिंग डेली वियर्स के भी ज्वेलरी वगैरह वो आपको कंपनी बनाती है। और सीधी सी बात है, जो पोटेंशियल है ज्वेलरी मार्केट का वो काफ़ी ग्रो करेगा। और अगर आप पूरा का पूरा सेगमेंट देखेंगे तो ये बैंगल्स हो गया, चेन हो गया, कितना कितना परसेंटेज का ज्वेलरी आता है। इंडिया का जो ज्वेलरी मार्केट साइज़ है, इसमें आपको वेडिंग वियर जो है वो अभी भी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको वेडिंग वियर का ही देखने को मिलता है। और जो जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था ना कि 7%, ये आने वाले टाइम में बढ़ाने के ऊपर में भी गवर्नमेंट यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। और 27 आते हैं, $100 बिलियन का टारगेट जो है गवर्नमेंट ने रखा है ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाकी इंडिया जो है वो आपको सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है इन द वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, ऑब्वियसली ये बात आपको पता होगी। 16% के CAGR से फ्यूचर कंजम्पशन जो है गोल्ड का सिर्फ महाराष्ट्र में हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 25% का मार्केट ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ये सारा डेटा आपके पास में है। साथ ही साथ अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र इज द प्रेफरेबल आपको रिटेल ज्वेलरी मार्केट इन इंडिया है। टोटल इंडिया का जो है ना 17% ऑफ इंडियाज़ टोटल ज्वेलरी आउटलेट जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। टोटल वेस्टर्न इंडिया का 46% जो है वो कहाँ से आता है, तो आपको ज्वेलरी मार्केट वो आपको महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। 25,000 से ज़्यादा जो है पूरे महाराष्ट्र में आपको रिटेल आउटलेट है। तो महाराष्ट्र काफ़ी कंपटीटिव इंडस्ट्री है, काफ़ी कंपटीटिव स्टेट आप इसको बोल सकते हैं। महाराष्ट्र लीड करता है इंडिया में टोटल रिटेल स्पेंडिंग का 15% से ज़्यादा। महाराष्ट्र एंड गोवा जो है वो 17% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है गोल्ड परचेज के मामले में। और उसके अलावा मुंबई में आपको वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रिटेल आपको ज्वेलरी स्टोर्स है वो कहाँ पर है, तो वो सिर्फ एक सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो मुंबई में है। 8,456 स्टोर जो है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कंपनी के कुछ नए स्टोर्स है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी पीएनजी ज्वेलर्स आने वाले टाइम में काफ़ी स्टोर काउंट को बढ़ाने वाली है और कंपनी का एम है कि 76 to 78 स्टोर तक जाया जाए बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 से। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 27 ईयर फाइनेंशियल ईयर 27 एंड होते होते कंपनी 125 स्टोर का टारगेट लेकर के चल रही है और 28 होते होते कंपनी 150 स्टोर का टारगेट रखी है। तो अभी मैसिव स्टोर एक्सपांशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सीधी सी बात है, जब कंपनी मैसिव तरीके से ग्रो करेगी, ज़्यादा स्टोर्स आएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और उस केस में ये कंपनी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी जियोग्राफिकली भी फोकस कर रही है क्योंकि अभी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो महाराष्ट्र एंड गोवा से आ रहा है, पर कंपनी इसको फर्दर एक्सपांड करके सेंट्रल इंडिया बेल्ट में भी जा रही है और आपको यूपी, एमपी, आपको बिहार, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में भी कंपनी का जो बिजनेस है और कंपनी के जो नए स्टोर्स हैं वो हमको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी का टारगेट है कि 50 नए लाइट स्टाइल स्टोर ओपन किया जाए फाइनेंशियल ईयर 28। और उसके अलावा एम्बेसडर कंपनी ने सारा तेंदुलकर को बनाया है। और अगर आप उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी ने इसी साल जो है फंड रेजिंग भी किया था। कितना, तो 1000 करोड़ का फंड रेजिंग देखने को मिला था जो एक्सपांशन के लिए, क्योंकि नए स्टोर्स ओपन करना काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि प्राइम लोकेशंस पर आपको शॉप्स चाहिए रहता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए कंपनी ने फंड रेज भी किया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर कॉम्प्लायंस भी होता है, QIP के थ्रू कंपनी ने फंड रेज वगैरह आपको किया था। और प्रोमोटर का जो प्रोडक्ट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो उसके ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है ना, जैसे कि आपको डायमंड स्टड ज्वेलरी हो गया, पोल्की हो गया, कुंदन ज्वेलरी हो गया, इसके ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। लैब ग्रोन डायमंड पर भी कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी अभी फोकस तो नहीं कर रही है, पर आने वाले टाइम में आपको अगर कंज्यूमर की बहुत डिमांड आती है तो कंपनी इस पर भी वर्क कर सकती है। बाकी नंबर्स के ऊपर आएंगे पीएनजी ज्वेलर्स का, तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं
4,488 करोड़ से बढ़कर के 6,061 करोड़, और उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर के 7,586 करोड़, यानी कि एक अच्छा खासा मैसिव रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया था। ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 25% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 35% से ग्रो किया है, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 76% से ग्रो किया है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, जो कि 94 करोड़ से 155 करोड़ और 155 करोड़ से 218 करोड़ ये नेट प्रॉफिट है। और जैसा मैंने बताया था कि मार्जिन आपको काफ़ी लो देखने को मिलेगा, तो ओनली 4% का मार्जिन है कंपनी के पास में। बाकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक आपको यहाँ पर फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। पी के हिसाब से, पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो 8,400 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी स्ट्रांग है 21 एंड 20%। वहीं डेट की बात करूं तो 1,291 करोड़ का डेट है, 1,500 करोड़ से ज़्यादा रिजर्व है कंपनी के पास में, तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि कंपनी आपको मैसिव स्टोर एक्सपांशन हो रहा है तो डेट की ज़रूरत होगी, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो प्रोमोटर के पास में बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, 83% के आसपास। एफआईआई की मैं बात करूं तो एफआईआई की होल्डिंग 0.75 है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो जो रेस्ट होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास में है, और पब्लिक के पास में भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 11% ही आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो आपको किसके पास है, तो वो आपको प्रमोटर के पास में है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। देखिए सेनको गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली आपको 5,600 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और सेनको गोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पीएनजी ज्वेलर्स का जो रीजन है वो आपको महाराष्ट्र है। सेनको गोल्ड जो है वो आपको ईस्ट इंडिया, यानी कि जो वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गया, बिहार हो गया, इन सारे रीजन में कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिलता है। सेनको गोल्ड ऑब्वियसली ये कंपनी के भी ज्वेलरी रिटेल आउटलेट्स हैं, बहुत सारे रिटेल आउटलेट आपको कंपनी के पास में खुद के हैं। और सेनको गोल्ड ने भी अभी रिसेंट टाइम में ही अपने जो Q3 के नंबर्स हैं, आप एक तरह से बोल सकते हैं कंपनी ने अनाउंस किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला। सेनको अचीव एनकरेजिंग ग्रोथ ऑफ 51% ईयर ऑन ईयर इन द बैकड्रॉप ऑफ 6.5% ग्रोथ इन Q2 एंड 28% Q1, और अचीव किया 31% ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ। ये कंपनी ने यहाँ पर डेटा शो आपको यहाँ पर बताया है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है ना कि कंपनी का जो शोरूम एक्सपांशन है, यानी कि कंपनी के कितने शोरूम है, कितने स्टोर है, तो रिटेल आउटलेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 4 नए फ्रेंचाइज शोरूम ओपन किया था, और टोटल जो शोरूम नेटवर्क है कंपनी का वो बढ़कर के 196 पर पहुंच चुका है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंपनी के पास में काफ़ी सारे आपको रिटेल आउटलेट या काफ़ी सारे जो शोरूम्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी, अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के ओवरव्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं सेनको गोल्ड ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, और ये बिजनेस लेगेसी फैमिली बिजनेस है। यहाँ पर भी 8 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि 80 ईयर से जो है ना इस कंपनी ने जो है आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको वर्क कर रही है। 1994 में कंपनी बनी थी, उससे पहले भी कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको इसी सेगमेंट से देखने को मिलता है। कंपनी के 192 शोरूम्स जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद में 4 कंपनी ने नया ओपन किया, तो टोटल आपको 196 हो गया, और कंपनी बहुत जल्द आपको 200 पर भी जो है वो आपको आसानी के साथ में कंपनी पहुंच जाएगी। बाकी यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में सारा डेटा दिया है कि 85 ईयर का लेगेसी है कंपनी का, 17 स्टेट्स में कंपनी के जो रिटेल आउटलेट है, शोरूम्स है, वो आपको प्रेजेंस है। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज़्यादा जो है कंपनी के कस्टमर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा 125 टाउन्स में 2 आपको दुबई में भी कंपनी के स्टोर्स हैं। 61% आपको फुटफॉल कन्वर्जन है, आपको सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है इंडिया में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 56,700 एवरेज सेल्स प्राइस है, और ये एवरेज सेल्स प्राइस जो है ऑब्वियसली आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप इसको पीएनजी ज्वेलर्स से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पीएनजी ज्वेलर्स का काफ़ी ज़्यादा है। वहीं देखिए पीएनजी आपको सेनको के केस में जो अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी के पास में पैन इंडिया प्रेजेंस है, कंपनी अक्रॉस बहुत सारे स्टेट में आपको फैली हुई है, तो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है। बाकी मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो है, कंपनी के जो क्राफ्ट्समैन है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, और ये वेस्ट बंगाल में कंपनी के ज़्यादा क्राफ्ट्समैन आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओमनी चैनल प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी के कुछ ब्रांड एम्बेसडर वगैरह है जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा कंपनी का जो चैनल नेटवर्क अगर देखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि 192+4 शोरूम्स है, और कंपनी जो है माई सेनको करके ऐप भी है, वहाँ से भी आप कंपनी के लिए अगर आप चाहते हैं तो ज्वेलरी वगैरह जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी का खुद का वेबसाइट है, ये सारा डेटा जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको पब्लिश किया है, और कहाँ कहाँ पर कंपनी के जो नेटवर्क है यानी कि कंपनी के जो रिटेल आउटलेट्स है वो कहाँ कहाँ पर है, तो देख सकते हैं। कुछ आपको नॉर्थ रीजन में भी देखने को मिलेगा, कुछ आपको साउथ इंडिया में भी, बेंगलोर वाले रीजन में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, आपको बिहार में, आपको यहाँ पर झारखंड में, आपको वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पर कंपनी का पूरा जो शोरूम्स वगैरह रिटेल आउटलेट है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर है
तो वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोर है कंपनी के। कितने? तो 46 आपको खुद के कंपनी के स्टोर है, और फ्रेंचाइजी में देखेंगे तो 58, यानी कि जो टोटल स्टोर है ना कंपनी के वो 104, यानी कि 104 स्टोर सिर्फ और सिर्फ हमको कोलकाता में देखने को मिलता है। बाकी नॉर्थ इंडिया अगर आप देखेंगे इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर में 25 है। बाकी ईस्ट वाले रीजन में यानी कि वेस्ट बंगाल के अलावा जो अदर स्टेट्स है ना, जैसे कि आपको आसाम हो गया, आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, वहाँ पर आपको 26 स्टोर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में 7 है। बाकी वेस्ट वाले रीजन हो गया, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन, यहाँ पर भी कंपनी के स्टोर से टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आपको 192, 194 और टोटल अभी जो रिसेंट वाला जो नंबर मैंने आपको बताया था 196, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो कंपनी आने वाले टाइम में अपने कैपेक्स के ऊपर में काफ़ी वर्क कर रही है। कंपनी अपना ग्रो करना चाहती है और भी ज़्यादा स्टोर्स आपको ओपन करना चाहती है। और कंपनी का टारगेट क्या है? तो कंपनी का जो शोरूम एक्सपांशन है ना, वो आपको 18 to 20 नए स्टोर्स कंपनी एवरी ईयर ओपन करना चाहती है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 200 का जो नंबर है वो भी कंपनी बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। और यहाँ पर खुद के स्टोर्स नहीं रहेंगे कंपनी के। एक तो होता है कंपनी खुद सारे स्टोर्स को ऑन करती है, और एक होता है कंपनी के फ्रेंचाइजीज बेस में रहता है। तो फ्रेंचाइजीज में जो कॉस्ट होता है वो ऑब्वियसली काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्रेंचाइजीज बेसिस में भी कंपनी के काफ़ी स्टोर हैं। खुद के स्टोर अगर आप देखेंगे कंपनी के कितने हैं, तो ये आपको 113 स्टोर जो है वो कंपनी का खुद का है। बाकी जो रिमेनिंग 79 स्टोर्स है ना, वो आपको कंपनी के फ्रेंचाइजीज बेसिस पर हमको देखने को मिलता है। तो ये भी डेटा आपको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी प्रोडक्ट के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। स्टड रेशियो जो अभी 12.5% है, इसको कंपनी बढ़ा करके 15% तक लेकर के जाने का टारगेट रखी है। जियोग्राफिकली एक्सपांशन पर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि जो अभी करंटली जो कंपनी का रेवेन्यू है ना, वो आपको नॉन ईस्टर्न स्टेट से कितना आ रहा है, तो वो अभी आपको 25% आ रहा है। यानी कि नॉन ईस्टर्न स्टेट से मैंने कहने का मतलब क्या है कि वेस्ट बंगाल के अलावा जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 25% आ रहा है। 75% जो है आपको वेस्ट बंगाल और उसी के अराउंड देखने को मिलता है कंपनी का रेवेन्यू। और इसको कंपनी कम करके कितना करने वाली है, तो ये 25 से बढ़ा करके 40% लेकर के जाने का टारगेट कंपनी ने रखा है, ताकि एक स्टेट के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है कंपनी की वो कम किया जा सके। और ये कब तक करना है कंपनी को, तो बाई फाइनेंशियल ईयर 2030 का टारगेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको रखा है। बाकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के भी टारगेट है 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बाय फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और पास्ट में भी कंपनी का जो ग्रोथ रेट वगैरह है वो आपको 20-25% ही रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। डिजिटल एंड टेक इंटीग्रेशन पर भी कंपनी आपको फोकस कर रही है। फंडिंग वगैरह पे भी कंपनी काम कर रही है। फंड रेस करेगी QIP के थ्रू, क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2400 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। तो हाईली डेट वाली कंपनी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर से 4077 करोड़ से 5241 करोड़, और उसके बाद आपको बढ़ करके 6328 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको जनरेट किया है। यानी कि जो ईयर ऑन ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको 20% देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 28% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वहीं रिसेंट ईयर में अगर आप आएंगे आने वाले साल में, यानी कि 26 के लिए कंपनी का जो टारगेट है वो है कितना, तो 25% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। वहीं नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, 158 करोड़ से 181 करोड़, और 181 करोड़ से यहाँ पर आपको 159 करोड़। तो रिसेंट ईयर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना, वो थोड़ा सा आपको श्रिंक हुआ है। क्यों श्रिंक हुआ है, तो एक तो डेट बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा रीज़न है ना कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो 8% था पहले, और ये अभी घट करके 6% पर आ गया। तो 2% का जो मार्जिन में डिक्लाइन हुआ है ना, इसकी वजह से भी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर हमको कम होते हुए देखने को मिला। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ कंपनी के वैल्यूएशन की, तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है PE के हिसाब से। बाकी पेग रेशो के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो बढ़ करके कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5900 करोड़ पर आ चुका है। रीज़न उसके पीछे ये है ना कि अभी रिसेंट टाइम में कंपनी में एक शानदार रैली हमको देखने को मिली है लास्ट अभी 2-3 दिन में, और इसकी वजह से मार्केट कैप में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। वहीं ROE एंड ROC देखेंगे तो उतना इंप्रेसिव नहीं है। डेट कंपनी पर बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आपको प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 64% है। और अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में इंस्टीट्यूशन की काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। 6.76 था जो कि अभी बढ़ करके 8.81 हुआ है, और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 12.77 से घट करके 11.58। तो अभी भी इस कंपनी में जो है ना अप्रॉक्सीमेटली आपको 20% की जो होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशन के पास में, और इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। 16 से घट करके ये आपको 15% पर आ चुका है। तो इस कंपनी में जो है ना 85% की होल्डिंग जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में, यानी कि FII DII प्रमोटर यही आपको देखने को मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है जिसको यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी स्टॉक यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया है, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हमारी वीडियो को आपको सिर्फ कौन से वे में लेना है,
तो नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।